हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 14 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं राजीव कुमार बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसकी जगह लेने वाले हैं? ये सुशील चंद्रा की जगह लेने वाले हैं। इससे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये कौन थे? सुशील चंद्रा थे और अब इनकी जगह कौन आ गया है? राजीव कुमार आ गए हैं। और ये 14 मई को उनके पद छोड़ने के बाद में 15 मई से ये अपना जो पदभार है ये संभालने वाले हैं। और हम राजीव कुमार की बात करें तो ये 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर है और कुमार ने 1 सितंबर 2020 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव आयुक्त के रूप में अपना जो कार्यभार है ये संभाला था। और चुनाव आयुक्त में कार्यभार संभालने से पहले कुमार पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो ये बन गए हैं, राजीव कुमार बन गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं इंडिया के ऑफ इलेक्शंस। चलिए नेशनल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स तो ये बने हैं संजीव कपूर। न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ये है अल्केश कुमार शर्मा। न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यू एडवाइजर तो ये बने हैं तरुण कपूर। न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन आर्मी तो ये बने हैं बीएस राजू। ये जो सारे क्वेश्चन हैं हमने पिछले करंट अफेयर में हम पढ़ चुके हैं तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपन? भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ये खुला है। ये बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन है जिसका उद्घाटन हुआ है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और इस स्टेशन से अपने आसपास का जो एरिया है इससे इकट्ठा किया गया जो फूड वेस्टेज है उससे 220 यूनिट जो बिजली है इसका प्रोडक्शन करने की उम्मीद की जा रही है। और जो फूड वेस्टेज होता है ये मोस्टली कहाँ मिलता है? होटल्स और ऑफिसेज के बाहर ये इकट्ठे किए जाते हैं। और इस पावर प्लांट का जो यूज है ये स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनको चार्ज करने के लिए भी किया जाएगा। और जो इसका उद्घाटन है ये महाराष्ट्र के जो पर्यावरण मंत्री है आदित्य उद्धव ठाकरे इन्होंने किया है। तो ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि भारत का पहला बायोमास आधारित जो हाइड्रोजन प्लांट है ये कहां पर स्थापित होगा? तो ये खंडवा एमपी के अंदर स्थापित होने वाला है। और अभी हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिकल पोत ये कौन डेवलप करने वाला है? तो इसका आंसर होगा ये कोचिन शिपयार्ड ये डेवलप करने वाला है। और देश का जो पहला ग्रीन फील्ड बेस्ड एथेनॉल प्लांट का जो इनॉग्रेशन है ये किया गया है पूर्णिया बिहार के अंदर। तो ये भी आप याद रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला था? तो ये हरियाणा गुरुग्राम के अंदर खुला था। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये कहां पर खुला है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु विल बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस? फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्डिनांड मार्कोस जूनियर बनने वाले हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आप मुझे ये बताइए कि साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम क्या है? पिछले करंट अफेयर्स में हमने नाम पढ़ा था तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए फिलीपींस की बात हो रही है तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो फिलीपींस के तानाशाह रहे फर्डिनांड मार्कोस के बेटे
फर्डिनांड मार्कोस जूनियर भारी भरकम जीत के साथ में देश के जो राष्ट्रपति है ये बनने जा रहे हैं। और फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को अपने प्रतिद्वंदी लेनी रोब्रेडो से दोगुने से भी ज्यादा जो मत है ये प्राप्त हुए हैं। और रोब्रेडो मौजूदा राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे की सरकार में उपराष्ट्रपति थे। चलिए फिलीपींस की हम बात करें। द फिलीपींस इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया और यहाँ पे जो कैपिटल है इसकी ये है मनीला और यहाँ पे जो करेंसी चलती है ये फिलीपीन पैसो चलती है। चलिए इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, तो ये कौन बने थे? अली खान इस्माइलोव बने हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड फॉर द 4th टाइम, तो चौथी बार जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है ये बने हैं मार्क रट बने हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी, तो ये है विक्टर ऑर्बन। और बारबाडोस के फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है अमोर मोटली बनी है। निकारागुआ के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जोस डेनियल ओर्टेगा बन गए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जा रहा है 12 मई को। ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। पौधे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि जो हमारी हेल्थ होती है और जो हमारा प्लेनेट है ये पूरा ही डिपेंड है पौधों पे, ठीक है, प्लांट्स पे बेस्ड है। और जो प्लांट्स होते हैं ये हमारे द्वारा जो खाना खाते हैं हम लोग उसका 80% ये किससे प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है। और जो प्लांट्स है ये 98% जो ऑक्सीजन है ये हमारे लिए प्रोड्यूस करते हैं और हम उससे सांस ले पाते हैं। तो जो प्लांट हेल्थ डे है इसका जो उद्देश्य है ये है ग्लोबली अवेयरनेस को बढ़ाना कि कैसे हम पौधों की स्वास्थ्य की रक्षा करके हमारी भूख को समाप्त कर सकते हैं, गरीबी को कम कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे 12 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए इस मंथ में हमने कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में सेलिब्रेट किया था और 1 मई को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? विश्व मजदूर दिवस हमने सेलिब्रेट किया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 4 मई को हमने इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और कोल माइनर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 6 मई को हमने इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया था। 7 मई को हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 9 मई को हमने गोपाल कृष्णा गोखले जयंती और महाराणा प्रताप जयंती मनाई है। 10 मई को हमने वर्ल्ड ल्यूपस डे के रूप में मनाया है और 11 मई को हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया है और 12 मई को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया है? इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज चेयर्ड द सेकंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट 2022? दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है जो बाइडेन के द्वारा की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका का दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है और राष्ट्रपति जो बाइडेन सहयोगी देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ में ये सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। सम्मेलन में कोविड-19 के खिलाफ जंग को एक अंतरराष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने पर जोर दिया जाएगा और ये सम्मेलन पहले कोविड-19 सम्मेलन में किए गए प्रयासों को दुगना करेगा। चलिए टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस को हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर विल द हेल्थ समिट 2022 बी हेल्ड? तो ये कहाँ पे होगा? केवड़िया गुजरात के अंदर होने वाला है। वेयर विल द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO बी ऑर्गेनाइज? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर होने वाला है। 21st वर्ल्ड अकाउंटेंट्स वेयर विल द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 2022 बी ऑर्गेनाइज? तो ये मुंबई इंडिया के अंदर होने वाला है। क्वाड्रेंगल सिक्योरिटी डायलॉग वेयर विल द क्वाड लीडर समिट 2022 बी हेल्ड? तो ये टोक्यो जापान के अंदर होने वाला है। वेयर इज द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड? तो ये हुआ है हैदराबाद के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन एशिया टू ज्वाइन द साइबर सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ नाटो? नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है साउथ कोरिया। ए इसका करेक्ट आंसर है।
दक्षिण कोरिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। और दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक योगदानकर्ता के रूप में शामिल हुई है। और साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए इसकी जो स्थापना है ये मई 2008 के अंदर हुई थी। नाटो के बारे में हम बात करें तो नाटो का जो पूरा नाम है ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है। और इसके अंदर 28 यूरोपियन देश और 2 उत्तरी अमेरिकी जो देश है ये इसके अंदर शामिल है। और नाटो को फ्रेंच के अंदर ऑटेन कहा जाता है, जो पूरी तरह से नाटो का उल्टा है। नाटो का जो मुख्य उद्देश्य है ये राजनीतिक एवं सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है। नाटो की बात करें तो जो इसकी स्थापना है ये 4 अप्रैल 1949 के अंदर ही हो गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है यह आपको मिलेगा ब्रुसेल्स के अंदर। और इसके जो महासचिव है ये अभी है जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है सऊदी अरामको बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है और एक सऊदी अरब की सार्वजनिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी है जो दहरान के अंदर ये स्थित है। और इसने जो एप्पल है इसको पछाड़कर जो इसकी कंपनी है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ये बन गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। एप्पल ने दुनिया में सबसे मूल्यवान कंपनी का जो दर्जा है ये खो दिया है। और सऊदी पेट्रो कंपनी अरामको ने एप्पल को इस मामले के अंदर पछाड़ दिया है। कैसे पछाड़ दिया है इसके बारे में हम बात करें तो अरामको का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2.42 लाख करोड़ हो गया है, वही एप्पल घटकर 2.37 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। और एप्पल से नंबर 1 का ताज हथियाने वाली अरामको का जो मुनाफा है ये 124% बढ़ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है, इस कारण ये सब कुछ हुआ है। और सऊदी अरब की सरकारी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंपनी अरामको की कुल मार्केट वैल्यू 2.42 ट्रिलियन डॉलर की थी, वहीं एप्पल की जो मार्केट वैल्यू है ये 3 ट्रिलियन डॉलर की थी। लेकिन शेयरों के अंदर गिरावट हो गई और इस वजह से एप्पल के मार्केट कैप में 20% की कमी आ गई। चलिए सऊदी अरामको की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 1933 के अंदर हुई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, ये है दहरान सऊदी अरेबिया के अंदर। और इसके सीईओ है अमीन एच नासिर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन आर्किटेक्ट हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये मिला है बालाकृष्ण दोषी को। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये इंडियन आर्किटेक्ट बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को ये जो प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल है इससे सम्मानित किया गया है। और रॉयल गोल्ड मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट लंदन यूनाइटेड किंगडम के द्वारा वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। और रॉयल गोल्ड मेडल को व्यक्तिगत रूप से महारानी एलिजाबेथ द्वारा अनुमोदित किया जाता है और ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका वास्तुकला की उन्नति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। और इन्हें 1976 के अंदर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए पद्मश्री और वास्तुकला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2020 के अंदर भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए टॉप 5 प्राइजेस को हम रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विद वर्ल्ड फूड प्राइज 2022, तो ये मिला है सिंथिया रोसेंजविक को। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड जोस ग्रोगरियो पोस्ट शोल्डन 2022 बाय द पेरुवियन गवर्नमेंट, तो ये मिला है अर्देशिर बीके दुबाश को। हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2022, तो ये दिया गया है चारुदत्त मिश्रा को। Who has won the Commonwealth Point of Light Award 2022, तो ये मिला है किशोर कुमार दास को। Which tunnel of India has won the West Infrastructure Project Award in the Indian Building Congress?
जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो अवार्ड है ये मिला है अटल टनल को, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस वीटन। लुइस वीटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बन गई है दीपिका पादुकोण। सी इसका करेक्ट आंसर है। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है और इस खबर की घोषणा फ्रेंच ब्रांड ने की है। और ब्रांड ने अपने नए हैंडबैग कैंपेन के दौरान 36 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेत्री की भूमिका का अनावरण किया और पादुकोण को अक्सर लुई वुइटन के आउटफिट और बैग पहने देखा जाता है और उन्होंने पहले भी इस ब्रांड के लिए मॉडलिंग की थी और वे 2020 के अंदर ब्रांड के कैंपेन में शामिल होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी जब उन्होंने ली सैडॉक्स और सोफी टर्नर जैसे सितारों के साथ में मॉक बुक कवर के लिए पोज दिया। चलिए टॉप ब्रांड एम्बेसडर्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो ऋषभ पंत बन गए हैं। खादी एंड हैंडीक्राफ्ट ऑफ बिहार, तो ये बने हैं मनोज तिवारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया बनी है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार और मेडी बड़ी के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बने हैं अमिताभ बच्चन और बाटा कंपनी की जो ब्रांड एम्बेसडर है ये दिशा पटानी बनी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द चारा बिजाई योजना हैज बीन स्टार्टेड। चारा बिजाई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू हुई है हरियाणा के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा के जो कृषि मंत्री है जयप्रकाश दलाल, इन्होंने चारा बिजाई योजना को शुरू किया है और इस योजना के अंदर गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये जो स्कीम है ये शुरू की गई है। और इस योजना के पीछे राज्य के चारे की कमी और बढ़ते आवारा मवेशियों को कवर करना है और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत सब्सिडी सीधे किसान के खाते के अंदर जमा की जाएगी। चलिए कल के जो एमसीक्यू हैं उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग, तो ये कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जॉन ली का च्यू बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पुलित्जर प्राइज 2022 से कितने इंडियन फोटोग्राफर्स को सम्मानित किया गया है? तो ये 4 लोगों को दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन शुरू किया है? तो HDFC बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो जो कलम वेबसाइट है ये ओम बिरला के द्वारा लॉन्च की गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्रकाश सिंह के द्वारा लिखी गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपन्यास मर्सोल्ट कॉन्ट्रैक्ट के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है और इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है कामिल दाऊद के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना पीएम वाणी को किस सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी ने शुरू किया है? तो ये रेलटेल के द्वारा शुरू की गई है। सी का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इस्तांबुल के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहां पर शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा थूथुकुडी तमिलनाडु के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को स्टार्ट किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज मिल जाएंगे और आप वहां जाकर इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।